Assalamu alaikum, grade 9th. How are you all? Hope so you all are fine and doing well. And I'm wishing that you all have reviewed the previous lecture and noted all the main points from your previous lecture. Okay, today our new topic is Muslim Family Law Ordinance. ठीक है, अयूब खान ने एक न्यू ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया था और वो ऑर्डिनेंस क्या कहलाता है? मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में, लॉ में फ़र्क होता है, ऑर्डिनेंस में फ़र्क होता है। आपका ऑर्डिनेंस जो होता है वो आपकी पार्लियामेंट में आपकी कौमी असम्बली नहीं बनाती है, वो आपके प्रेसिडेंट की कुछ ग्रुप्स मेंबर होते हैं, वो ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जो मतलब कि आपकी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता, पार्लियामेंट उसको नहीं बनाती है, वो सिर्फ आपके सदर के कुछ अल्फाज होते हैं जिनको कानूनी शक्ल दी जाती है। जैसे ही सदर का टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो वो कवानीन भी ख़त्म हो जाते हैं। आप देखें, आपको बात पता है ना कि हम लोग का जो भी आइन बनता है, जो भी लॉ बनता है, जो भी कानून बनता है, वो हमारी कानून साज कौंसल बनाती है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है वो हमारी कानून साज कौंसल, हमारी पार्लियामेंट, हमारी नेशनल असम्बली नहीं बनाती है, बल्कि वो आपके सदर के कुछ अल्फाज होते हैं, सदर के कुछ मेंबर्स होते हैं, ग्रुप मेंबर्स, जो उसकी कैबिनेट होती है, उसके साथ कंसल्ट करके, डिस्कशन करके अपने अल्फाज को जब वो कानूनी शक्ल देता है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेंस। इज़ इट क्लियर? याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ऑर्डिनेंस में, लॉ में या आइन में क्या फ़र्क होता है। आइन तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना, वो तो आप उसको अलग कर दें। लॉ देखिए, अब आप कोई भी बिल कोई भी कानून बनाना चाहती हैं, आपकी सबसे पहले पार्लियामान में आएगा, आपकी पार्लियामेंट में आएगा, आपकी नेशनल असम्बली से सेनेट के पास जाएगा, सेनेट उसको अप्रूव करेगी तो वो फिर वज़ीर आज़म के पास जाएगा और देन वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। इज़ इट क्लियर? लेकिन आपका जो ऑर्डिनेंस होता है वो आपके सदर के अल्फाज होते हैं, वो आपकी पार्लियामान नहीं बनाती है। क्लियर? ओके। अब कहते हैं कि उसने फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस बनाया था। अब कहते हैं कि फैमिली से रिलेटेड होगा, आपको पता है ये इसमें फैमिली की बात की जा रही है, तो ये ये ऑर्डिनेंस जो था वो 1961 में जो है इसको बनाया गया था और ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस कहलाता है। अब हम इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे कि फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मेन पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस किए गए थे। ओके, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में जो सबसे पहले बात की गई है वो एंट्री ऑफ द मैरिज वाज मेड कंपल्सरी इन द यूनियन काउंसिल। जब आप शादी करते हैं तो आपने अपनी शादी का इंदराज उसको दर्ज करवाना है अपनी यूनियन काउंसिल में। उसके बाद दूसरी बात की गई थी विलिंगनेस ऑफ द फर्स्ट वाइफ। कहते हैं कि आपकी दूसरी पहली बीवी की रजामंदी लाजिम होगी आपकी दूसरी शादी के लिए। ठीक है, ट्रेडिशन। अब उसके अलावा जो आप एक ही वक्त में तीन तलाकें दे, मर्द जब एक ही वक्त में तीन दफ़ा तलाक दे देता है, वो हमारे रिलीजन में एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है। एक तलाक, दूसरी तलाक, तीसरी तलाक, उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड का गैप रखा गया है, हमारे रिलीजन ने रखा है। और इसी चीज़ को अयूब खान के टाइम पीरियड में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में कानूनी शक्ल दी गई थी। इज़ इट क्लियर? उसके अलावा बीवी लाइक फैमिली में कोई इशू हो रहा है, शोहर और बीवी का कोई मसला, उन मसाइल को हल करने के लिए एक कौंसल बनाई गई थी जिसको आर्बिट्रेशन कौंसल कहते हैं। और उस कौंसल का काम ये था, देखते हैं कि उस कौंसल के फंक्शंस क्या थे। ये पैचअप करवाना है हस्बैंड वाइफ में अगर कोई वो डिवोर्स का सीन बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये था कि पहली वाइफ से परमिशन लेना ज़रूरी होगा कि मर्द दूसरी शादी कर सकता है और वो अपनी पहली बीवी को सपोर्ट करेगा, उसके बच्चों को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस बंदे की, जब वो दूसरी शादी करेगा या उसकी डिवोर्स हो जाएगी तो वो अपने पहले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करेगा। तीसरी बात ये की गई थी कि आपने जो है वो फ़ीमेल्स को, ख़वातीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, फ़ीमेल्स के लिए लॉज़ बनाए। ठीक है, हकूक़ नस्वां पे बात की गई। ठीक है, इमाम एंड ख़तीब का जो था वो इदारा बनाया गया जो रजिस्टर करेगा किसी भी मैरिज को यूनियन काउंसिल में। क्लियर? उसके अलावा फैमिली प्लानिंग जो थी वो भी इंट्रोड्यूस की गई कि आपने डिस्कस करना होगा, आपने अपनी डिस्कशन प्रॉपर अपनी प्लानिंग करनी होगी कपल्स ने कि हाउ दे प्रोसीड देयर फैमिली, कितने मेंबर्स होंगे, ऑल दैट। ठीक है, ये चीज़ इस चीज़ में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। आपका दूसरा टॉपिक आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। तो जनरल अयूब खान ने जो आपका
उस टाइम पे सदर थे, उन्होंने क्या किया था कि जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन की सुपरविजन में एक कमेटी बनाई थी, कमीशन बनाया था। उस कमीशन को ये काम दिया गया था कि आपने मुल्क के लिए आइन बनाना है। तो उसने कुछ अपनी रिकमेंडेशन, अपने कुछ अहम नकात जो थे वो 1961 में गवर्नमेंट को पेश किए, लेकिन वो नकात जो थे वो सदर अयूब खान को कुछ पसंद नहीं आए, उनकी मर्ज़ी के कुछ ख़िलाफ़ थे वो। तो उन्होंने क्या किया, ख़ुद इलादा से एक सेपरेट कमेटी बनाई। अब उन्होंने जो कमेटी बनाई उसमें कुछ बीडी के मेंबरान, जो बुनियादी जमहूरियत के तो के निज़ाम था उसमें जो यूनियन कौंसिल, तहसील कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, उनसे सेलेक्टिव लोगों को चुना, जो कि इंतहाई गलत काम था। ठीक है, वहाँ से मेंबर्स चुने और उनकी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो मुल्क के लिए आइन बनाए, और वो आइन बन गया। और कुछ छोटे मोटे ऑर्डिनेंस लाज जो थे वो 1962 में पास किए गए, और इसी तरह उन ऑर्डिनेंस के बाद 1962 में बाकायदा मुल्क का दूसरा आइन नाफिज हो गया, जो था वो हमारा अबूरी वक्त के लिए था, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था। ठीक है, और जो था वो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये 3 साल, 3 years and 9 month जो था वो रहा। ज़्यादा चीज़ें मैं उर्दू में पढ़ रही हूँ क्योंकि जो बच्चे उर्दू वाले हैं उनको क्लियर होती जाएँ चीज़ें, इंग्लिश वाले बच्चों को भी क्लियर होती जाए, जिनके पास पाक स्टडी इंग्लिश में है। क्लियर होगी बात? तो ये बात है कि आपका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना था आपका, और उसके बाद जो है आपका दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1962 में बना था। ठीक है, आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना था। ठीक है, और उसके बाद 1962 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और 56 वाला कॉन्स्टिट्यूशन आपने अच्छे से पढ़ा है, उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि जो था सदर का मुसलमान होना, कुरान और सुन्नत का निज़ाम जो था वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सोशल इवल्स मतलब कि जो आपकी बुराइयाँ होंगी, सूद, इस्मत फरोशी, ठीक है, इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाएगा। ये सारी बातें वही चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिपीट हुई हैं। अब देखते हैं कि जी क्या था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। जो फर्स्ट फीचर है जी वो ये है कि इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आपके जी? फंडामेंटल राइट्स में आपके आ जाती हैं आज़ादी से रहना, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ लाइफ हो, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी हो, ठीक है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से रह सकते हैं, आप जो है वो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह के बुनियादी हकूक़ों का ज़िक्र किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा सिस्टम जो था वो इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कि इसमें सदारती निज़ाम था। ठीक है, तमाम इख्तियारात सदर ने अपने पास रखे थे। और इसके अलावा क्या गया था, इसमें फेडरेशन बनाई गई थी। डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द कंट्री वन फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोविंसेस। अच्छा जी, इसको क्या बनाया था, एक ही फेडरेशन बनाया था जिसके 2 प्रोविंसेस हैं। अभी हमारे कितने प्रोविंसेस हैं? सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, लेकिन उस वक्त 2 बड़े सूबे बनाए गए थे जिसको आप कह सकते हैं क्या, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में आपका बंगाल था, और वेस्ट पाकिस्तान में आपके बाकी प्रोविंसेस थे जिनको एक ही यूनिट बनाया गया था। समझ आ गई है? इसके अलावा उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, इंग्लिश को जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके अलावा जो थी वो जुडिशरी की, अदलिया की आज़ादी की बात की गई थी कि अदलिया जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी। ठीक है, नेशनल असम्बली के जो मेंबरान होंगे वो 156 होंगे, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में। और इसमें से सिर्फ 6 सीटें जो थी वो फीमेल खवातीन के लिए थी। ठीक है, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वेल द मेंबर ऑफ द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली विल बी मेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द बीडी मेंबर। ये एक जो था एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी जो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं थी। वो ये थी कि आपने जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था, ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज जो आपके सारे इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, काउंटिंग, उसके अलावा कैसे इलेक्शंस होंगे, सारा जो प्रोसीजर होता है वो आपका इलेक्टोरल कॉलेज एग्जीक्यूट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर रखे गए थे वो तमाम बीडी मेंबर रखे गए थे, जो कि इंतहाई गलत बात थी। ठीक है, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये आपका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसका आपकी इन इंस्टीट्यूशन से कोई लिंक नहीं होता। क्लियर हो गई बात?
इसके अलावा जो नीचे आपने इस्लामिक प्रोविजंस की बात की गई हैं वो यही हैं जो आप इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं कि सदर का मुसलमान होना ज़रूरी है, ठीक है। आइन जो होंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, ठीक है। इसके अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट चीज़ की गई थी कि जो भी कवानीन बनेंगे, न्यू लेजिस्लेशन होगी, आइन साजी होगी, कानून साजी होगी, वो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग होगी। और ये चीज़ भी बताई गई थी कि आपने कुरान और सुन्ना की एजुकेशन को नाफिज करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। उसके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी। अब देर इज़ अ होम टास्क फॉर यू गर्ल्स, जो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो देखी है कि नहीं देखी। वो होम टास्क आपका वो ये होगा कि आप मुझे पता करके बताएंगी कि अभी आपकी नेशनल असम्बली और सेनेट की कितनी सीट्स हैं। अगर 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 156 सीट्स रखी गई थी आपकी नेशनल असम्बली के लिए, तो आज आपकी कितनी सीट्स हैं टोटल नेशनल असम्बली की, ठीक है। दिस इज़ अ होम टास्क, ठीक है। एंड बी प्रिपेयर फॉर मंडे टेस्ट, इंशाल्लाह आई विल कंडक्ट दिस टेस्ट on Monday of all these topic. Okay, this is all from myself. Okay, Allah Hafiz, thank you.